नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की ये टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान के स्रोत। ठीक है, दोनों डिस्कस कर देंगे। संविधान सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, जो कि उसमें मैंने डिस्कस किया है संवैधानिक विकास, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लोगे तो ये आपका सीक्वेंस बना रहेगा और आपके फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देख लीजिए संविधान का निर्माण पहली बात तो कैसे हुआ। बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस ये करूंगा जो मतलब आमतौर पे एग्जाम में पूछे थे। देखिए पहली बात तो संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी ना, तो वो चीज़ तो अलग बात है। लेकिन मैं और बता देता हूँ कि संविधान सभा की पहली बार मांग जो है महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में की थी ना। अंग्रेजों ने 1948 में स्वीकार किया था, ठीक है, और भारत में संविधान सभा होगी ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है, ये स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, ये भी बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः का मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कर दिया गया था कि उसमें कुछ स्पेशल भारतीय होंगे, बाकी अन्य लोग नहीं होंगे। तो वो मतलब भारत ने अस्वीकार कर दिया, कह रहा मतलब भारत वाले हमारे जितने भी भारतीय संविधान निर्माता और बाकी बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जब मुख्य लोगों को रखोगे तो फिर ये हमको मंजूर नहीं है ना। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया 1942 में, तो उन्होंने भी कहा कि भारतीयों के लिए कि मतलब संविधान सभा होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब ये वर्ल्ड वार चल रहा था, तो जब वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तब मतलब संविधान सभा निर्माण होगी, तो भी वो मतलब भारतीयों ने अस्वीकार किया था, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थी, अभी मैं ये फैक्ट था थोड़ा सा और मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो है ना। तो मैं बता देता हूँ, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी में की थी, है ना। तो ये थोड़ा सा फैक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये भी फैक्ट ही है, लेकिन वो थोड़ा सा वो ही याद रखना, है ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में शामिल किया जाता है। और मैं बता देता हूँ कि 1935 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय ने किया, है ना, M.N. रॉय ने दिया था, है ना। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी का गठन पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई, है ना। जैसे जो मतलब इन्होंने जो कहा था संविधान की मांग के बारे में, वही चीजें हो गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, है ना। और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया, जैसा कि मैं पहले भी डिनोट कर दिया था। और मैं कुछ बातें, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। तो मतलब ये कैबिनेट मिशन जब आया था तो उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब संविधान सभा बनेगी निर्वाचित होगी, उन्होंने कहा था, और जितनी मतलब पॉपुलेशन है उसके आधार पर होना चाहिए था। अभी मैं कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझा दूंगा, कितनी सीटें हैं क्या है, तब उसमें मैं पॉपुलेशन का भी डिस्कस करूंगा, है ना। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई थी। मतलब जब अपना मतलब संविधान सभा का गठन हो रहा था तब भारत की आबादी मतलब कितनी थी, 40 करोड़ के आसपास थी। तो उसमें से कहा गया था कि जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, मतलब एक सीट आवंटित की जाएगी, जिसमें मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा बनती है, मतलब एक बात बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से जब वहाँ संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो मतलब जो संविधान सभा के जो मतलब जो विद्वान थे उन्होंने कहा, या और सारी चीजें हुई कि मतलब जितने 10 लाख के जनसंख्या है वहां पर एक सीट बनेगी ना, ये चीजें इसमें बताई गई थी। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में, है ना। तो वो भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें थी। और क्या है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, क्योंकि 40 करोड़ जनसंख्या थी लगभग, तो 389 यानी 10 लाख के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो कुछ चीज़ें रही होंगी सीटों के हिसाब से, तो 389 मतलब सीटें निर्धारित की गई थी, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत। अच्छा, भारत पहले दो भागों में बटा था, एक ब्रिटिश भारत था और एक देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें में जैसे राजे रजवाड़े ये सब रहते थे, तो उनके बारे में डिस्कस मतलब उनके बारे में 93 सीटें उनको आवंटित की जानी थी, है ना। तो ये चीज़ें थी। अभी मैं सीटों का कॉन्सेप्ट बहुत एक पीपीटी में अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से विजुअल हो पाए ना। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखा है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं बता ही दूंगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सीटों का चयन तथा 11 गवर्नरों के प्रांत में से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था, है ना। अभी आप समझ नहीं पाए, अब ये यहाँ से आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे सीट का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो देखिए, जैसे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
ये देख लीजिए। जैसे मान लिया 389 सदस्य मतलब निर्धारित किए गए थे, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या मतलब भारत की जनसंख्या जब संविधान सभा का निर्माण होता तो 40 करोड़ के आसपास थी लगभग, है ना। एक तो मतलब प्रति 10 लाख पर 1 सीटों का निर्धारित किया गया था, तो ओवरऑल मतलब 389 सीटें बनी थी, ठीक है। जिनमें से 296 ब्रिटिश प्रांत, जैसे भारत 2 भागों में बटा था जैसा मैंने बता दिया, तो ब्रिटिश के अधीन था ना, ब्रिटिश भारत के अधीन था, तो उसमें से 296 सीटें उनको मतलब दी गई थी, और 292 सीटों का मतलब चयन किया गया था, है ना। तो ये चीज़ 96 में से 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत की थी, इसमें से 4 और 292 मतलब दोनों इनका 92 और 4 96 हो जाएंगे ना, इनका चुनाव करके इनका चुनाव किया गया था। तो इसको जोड़ोगे तो 96 हो नहीं जाएगा। 4 मुख्य जो 4 का जो होता है ना, 4 का चयन मुख्य आयुक्त द्वारा, मतलब मुख्य आयुक्त का मतलब वहाँ पे चीफ कमिश्नरी स्टेट्स जो होते थे, है ना, 4 होते थे। उनका नाम दिल्ली, अजमेर जो मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, और कुर्ग जो कर्नाटक का क्षेत्र है, बलूचिस्तान आजकल पाकिस्तान में पड़ रहा है, तो वो 4 मतलब कमिश्नरी स्टेट्स हुआ करते थे ना, तो वो 4 सीटें मिलाकर के 296 बनी थी, है ना। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और 93 सीट जो थी वो देसी रियासत जो राज्य रजवाड़े होते थे, इनका मतलब 93 सीटों का मतलब चुनाव नहीं करवाया गया था। बाकी इनका और मतलब 292 और 4 96 यानी कि 296 का जो ब्रिटिश भारत से, तो उनका चुनाव करवाया गया था। लेकिन जो 93 सीटें थी जो देसी रियासतों से थी, उनको मनोनीत कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बात, है ना। बाद में मतलब क्या हुआ कि ये तो इतनी थी बातें, दोस्तों मतलब इतना उन्होंने माना था। उसके बाद में चुनाव जब हुआ, है ना, तो कितने सीटें किसको मिली, तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, बिल्कुल कंफर्म बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है ना, जो कि सर्वाधिक सीटें थी, ठीक बात। उसके बाद में मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, है ना, और 15 अदर को मिली थी, है ना। और एक बात बता दूं, ये फैक्ट थोड़ा सा इससे एडिशनल है, इसलिए मैं ब्लैक कर दिया हूँ। मतलब 284 सीट संविधान सभा की अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किए थे, मतलब 200 मैं बता रहा 284 सदस्य ने ही संविधान सभा की अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किए थे, है ना। ये चीजें थोड़ा सा आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अंतिम बैठक की बात की जा रही है। अभी मैं और बता देता हूँ, ये एक फैक्ट देखो, पहली बैठक में जो पहली बैठक कब हुई थी, ये सब तो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। अभी सब डेटा आएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो डॉक्टर सच्चिदानंद वरिष्ठ थे, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ आदमी थे, यानी कि सबसे एजेड थे, एज उनका ज्यादा था, तो उनको मतलब उनका चुनाव नहीं हुआ, उनको केवल वैसे ही स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद में क्या कहते हैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था राष्ट्रपति, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो बात की बात अभी बताऊंगा। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, मतलब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग वहां नहीं आई थी, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। तो इन्हीं को देखकर चर्चिल ने कुछ बातें कही थी, वेस्टर्न चर्चिल को, ब्रिटेन के बहुत। तो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की ऐसी, पहली बैठक में कहा था कि संविधान सभा की ऐसी बैठक है जिसकी दुल्हन ही गायब है, मतलब ये वेस्टर्न चर्चिल का एक कथन है ना। तो ये भी थोड़ा सा गायब कीजिए। और पहली बैठक में 207 सदस्य थे, इसमें 9 महिलाएं थी, है ना। और संविधान सभा में 389 के स्थान पर 299 ही सदस्य रह गए थे, है ना। 70 देसी सदस्य थे। मतलब क्या थे, जैसे 299 सदस्य क्यों रह गए थे, कुछ सदस्य नहीं आए थे, है ना, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, सारी चीजें हुई, तो इसलिए, है ना। तो ये डेटा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये फैक्ट आपको मेरे ख्याल से बेहतर ढंग में समझ में आ गया होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं रही होगी ना। तो मैं अगले पीपीटी पे चल रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो तो बैक करके फिर से देख लेना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट भाई, पूछा जाता है ना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा संविधान निर्माण के बारे में डिस्कस अभी करना पड़ेगा। प्रांतों में आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, है ना। अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था उसमें से, है ना। तो उन्हीं के आधार पर संविधान सभा बनी थी। और प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, है ना। तो ये भी थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए कि जो प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि मतलब वयस्क मताधिकार पर निर्धारित नहीं था, क्योंकि मैं और बता दूं 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा संपत्ति के आधार पर सीमित था, मतलब कि जिसका जो एजुकेशनल पावर ज्यादा था, है ना, और या उस तरीके से जो भी संपत्ति की, तो इसके आधार पर किया गया था ना, ये चीज था। 1935 के अधिनियम क्या था, जैसे 1935 का अधिनियम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी तक 1935 का ही अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1947 लागू है ना। जब तक संविधान का गठन नहीं हुआ तो 1935 के अधिनियम से ही मतलब चल रहा था ना। तो ये भी चीजें, और जैसा कि इसमें डिनोट किया गया, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में ही संपन्न हुई थी। उसके बाद में दूसरी 11 दिसंबर, है ना। तो ये थोड़ा सा, और तीसरी थी 13 दिसंबर, है ना। थोड़ा सा इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान की अलग मांग की थी। अच्छा एक बात बताते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अभी मैं आगे तो आएगा ही। पाकिस्तान की मांग तो जैसे पाक शब्द का रहमत अली ने किया था, है ना, पाक शब्द, बाकी मोहम्मद अली जिन्ना और सभी ने मिलकर पाकिस्तान को बना ही दिया था। उससे पहले मतलब 7 साल पहले, है ना,
एक पाकिस्तान की कल्पना, जो बहुत विद्वान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप सभी जानते होंगे, उन्होंने ही पहले ही बता दिया था। उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था थॉट ऑफ द पाकिस्तान, है पाकिस्तान पर विचार, 1940 में लिखा था। आप सोचो 40 और 7 यानी कि 7 साल पहले ही लिख दिया था कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। तो सोचो कितने विद्वान थे। उन्होंने हालांकि और सारी मतलब बुक्स लिखी थी, किताब, तो जैसे उन्होंने लिखा था, है ना, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म की पहेलियां, और बहुत सारी बुक है उनकी। मैं कितनी बुक्स गिनाऊं, जैसे रूपम एंड रूपी, जिसमें आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, उसी के आधार पर, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातियों का अंत, और कितनी भी बुक्स उनकी, तो बहुत सारी बुक्स है ना। तो मैं थोड़ा सा ये बता यहाँ पे इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ से डिनोट कर दिया ना, ताकि आपको पता रहे। ये फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहता है ना। और मैं बता देता हूँ कि ये सब चीजें तो मैं डायरेक्ट पूरा लिख वहाँ पे पेज पे समझा ही दिया हूँ। तो इसको क्या 207 तब पहली बैठक में 207 सदस्य थे, और जिसमें से 9 महिलाएं उपस्थित थी, जो कि देसी रियासत हैदराबाद के संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। देसी रियासत ने हैदराबाद की पहली बैठक संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट रखना। कुछ फैक्ट को तो आपको नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो बता ही देता हूँ। सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि सबसे वरिष्ठ होने के नाते इनको अस्थायी यानी कि टेम्परेरी थे, उसके बाद में स्थायी रूप में बनाया गया था क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझना। कुछ समितियां थी संविधान सभा बनाने के लिए, तो उनको थोड़ा सा याद करना बहुत बेहद जरूरी है। जैसे ये एक फैक्ट कई बार पूछा गया था ना, बहुत बार मतलब पूछा ही जाता है, क्योंकि बात को समझिए। अच्छा देखिए, जैसे कि संघ शक्ति समिति के तो जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, और संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श, तो ये डॉक्टर मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी थी, और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, है ना। और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, झंडा समिति जिसको कहते हैं। जेबी कृपलानी झंडा समिति से नहीं थी, इसको ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद को ही लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बता। और कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये संबंधी समिति के लिए के.एम. मुंशी थे। तो ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट कर लो, या इसको 2-3 बार मतलब पढ़ लो, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है ना। अब संविधान का निर्माण के बारे में थोड़ा सा तो बात करना ही पड़ेगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी, क्योंकि जब चुनाव होगा तो स्थायी हो गए, है ना, अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव बहुत ही मतलब वेल एजुकेटेड, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस ही करूँ मेरे ख्याल से। देखिए बी.एन. राव के बारे में बता देता हूँ। जब संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट जिसे बताते हैं वो तैयार करना था, तो बी.एन. राव ने ही तैयार किया था, है ना। अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो अलग बात है, मैं इनको बता देता हूँ। इनको मतलब बी.एन. राव को क्यों मतलब ऐसा दिया गया था, कारण था संविधान सभा के अध्यक्ष, ये जो बी.एन. राव थे संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि ये संवैधानिक सलाहकार थे, जैसा कि इसमें डिनोट भी किया गया था। और ये ICS अधिकारी थे, तो सोचो ICS अधिकारी थे। उन्होंने निःशुल्क संविधान निर्माण में योगदान दिया था। मतलब जो बी.एन. राव थे उन्होंने कोई पैसा उस तरीके से नहीं लिया था, है ना। और जो बी.एन. राव थे इनका मतलब इनका इतना बड़े ये जानकार थे लॉ के, कि इनको जो बर्मा यानी म्यांमार का संविधान है उसमें भी इन्होंने योगदान दिया था। और तो और जो बी.एन. राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग नीदरलैंड में, सबसे पहले तो भारत की ओर से जो मतलब जज बने थे वो बी.एन. राव ही बने थे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्टुअल बातें हैं ना, तो ये थोड़ा सा चीजें समझते रहना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1943 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, है ना। सर्वसम्मति यानी कि सबकी सम्मति थी, सबकी सहमति थी। तो 22 जनवरी 1947 को जो क्या कहते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था वो स्वीकार कर, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे बताते हैं, है ना, तो उसको स्वीकार कर लिया गया था, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से कौन कौन सी समितियां थी, तो थोड़ा सा ये भी जान सकते, जैसा कि मैंने अभी बता दिया था। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, है ना। तो 29 अगस्त 1947 को संकल्पित प्रारूप समिति का ये गठन किया था, ये ध्यान रखना, है ना। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था ना। तो कब किया गया था प्रारूप समिति, तो 29 अगस्त 1947 को, याद रखना क्योंकि बहुत एक फैक्ट है ना। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा बेहतर ढंग से, मतलब प्रारूप समिति का पूरा, है ना। और बता देता हूँ कि जो
क्या है कि प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किया गया था और संविधान के रूप में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, है ना। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, है ना। अब जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे वो अति महत्वपूर्ण श्रेणियों में से आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत अति महत्वपूर्ण श्रेणियों में से एक है। देख लीजिए, ये पूरा डिटेल है, 7 सदस्य हैं। देखिए, प्रारूप समिति, इसको आप प्रारूप समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, पांडुलेखन समिति कहिए और मसौदा समिति कहिए, बात एक ही है। इसीलिए मैं सबको डिनोट कर दिया हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और 2 मतलब जो सदस्य थे, 2 का मतलब एक क्रम है ना, ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये 7 सदस्य जैसा कि डिनोट करना है। तो दूसरे मतलब सदस्य थे, उनका नाम है N गोपाल स्वामी अयंगर, है ना, ये थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और क्या कहते हैं कि N माधव राव थे, जिन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था, है ना, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था ना, तब उनका स्थान उन्होंने लिया था। TT कृष्णमाचारी थे, 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उन्होंने मतलब जगह ली थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जो मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनके बारे में थोड़ा सा बात बता दे रहा हूँ कि ये मतलब ये कैसे चुने गए थे, क्या कॉन्सेप्ट था। हालांकि मैं बाद में बता देता, लेकिन तो यहाँ से बताना थोड़ा सा सही रहेगा। देखिए, मतलब क्या कहते हैं, बॉम्बे से डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले चुनाव लड़े थे, वहाँ से हार गए थे, है ना। उसके बाद में बंगाल से चुनाव लड़े और मुस्लिम लीग की सहायता से मतलब जीते। तो जब मुस्लिम लीग की सहायता से जीत गए, वो भी बंगाल, उसके बाद में जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, तो पूर्वी पाकिस्तान में जो सीट था बंगाल वाला, जैसुर कुलना जो सीट था, वो पाकिस्तान में चला गया, तो वहाँ की रिक्त स्थान हो गई। तो ये मतलब जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने मतलब वो उस सीट पे नहीं रह गए, तो लेकिन जरूरी था इनको, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा विधिवक्ता थे ना, तो इनको या संविधान सभा में मतलब इसमें प्रारूप समिति में लाना था। तो BN राव के द्वारा मतलब संविधान सभा के निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का होना बहुत जरूरी था, ऐसा बता रहे थे। मतलब तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहा गया कि जो बॉम्बे के पहले प्रधानमंत्री पोस्ट होती थी, उस समय बिजी खेर थे बॉम्बे के, है ना। तो एक पत्र लिखा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए एक सीट खाली कराई जाए। तो वही MR जयकर थे ना, उनकी सीट खाली कराकर बॉम्बे में उन्होंने चुनाव लड़ा, MR जयकर के स्थान पर वो जीते, तब वो आके यहाँ पे मतलब आए, है ना। तो ये भी तरह कॉन्सेप्ट चीजें होनी चाहिए, है ना। और सारी चीजें हुई थी, जैसे जो KM मुंशी थे, डॉक्टर KM मुंशी, ये मुंबई से निर्वाचित थे, और मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। जो मोहम्मद सादुल्ला है ये है ना, इनकी बात कर रहा हूँ। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो ये यहाँ पे लिखा ना, ये क्या कहते हैं कि तमिल जो मद्रास वाला थे, मद्रास से निर्वाचित थे, निर्दलीय थे, है ना, ये भी ध्यान रखना। और N गोपाल स्वामी अयंगर जो थे, यहाँ पे लिखा होगा ना, N गोपाल स्वामी अयंगर, ये कहाँ थे, ये मद्रास से निर्वाचित थे, है ना। और DP खेतान जो थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन हालांकि ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे ना, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना बेहद जरूरी है ना। और जो TT कृष्णमाचारी थे, कांग्रेस के सदस्य थे, है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए कि इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है, संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन 17 से 26 नवंबर 1949 तक चला, है ना। ये नोट से इंपॉर्टेंट है, इसको फैक्ट है, याद ही कर लेना। और कुछ बातें और कही गई थी, जैसे कि इसमें डिनोट किया गया है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण और उनके अंगीकृत होने तक कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था, और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, क्योंकि फैक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट होता तो मैं समझा ही देता, है ना। और मैं बात बता देता हूँ कि संविधान के कुल 16 अनुच्छेद, है ना, जब संविधान का गठन हो तो 16 अनुच्छेदों में से 26 नवंबर 1949 को लागू किए थे, बाकी शेष 26 नवंबर 1950 को लागू किए। 16 कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता देता हूँ। देखिए, जो 16 अनुच्छेद हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और 380, 388, 391, 392, 393, 394, है ना। तो जितने अनुच्छेद लागे थे, ठीक बात, आपको क्लियर होता होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इन सब अनुच्छेदों का मैं बाद में, जब अनुच्छेद चैप्टर इसके बाद ही आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा बेहतर ढंग से, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये सब बातें मतलब कहाँ पे, ये 394 में उल्लिखित है
है ना। और 301 अच्छा एक अनुच्छेद में थोड़ा सा बात बता दूं, जो मैं शेष के अनुच्छेद लागू हुए 1950 में 26 जनवरी 1950 को, तो उनमें से लास्ट वाला अनुच्छेद है 395 जो कि भारत का अंतिम अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। तो उनमें ये बातें लिखी गई है कि जितने भी मतलब जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है और भारत परिषद अधिनियम है, तो उनके जो भी मतलब संविधान पहले जो भी मतलब कानून थे या जो भी एक्ट थे उसी के माध्यम से चलते, तो उसको निष्क्रिय कर दिया गया था, मतलब उसको हटा दिया गया था 1935 का अधिनियम है जो, क्योंकि जब संविधान अपना बन गया तो उसको तो हटाना भी जरूरी था ना, तो इसलिए 1900 क्या कहते हैं कि 395 अनुच्छेद 395 में वो बातें कही गई थी। ठीक है। और क्या है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, है ना। कौन कौन महिलाएं 15 थी उनको मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। 15 महिलाएं थी। 20 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, क्योंकि उसके बाद में देश आजाद हो गया। तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी और 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है ना। ये पॉइंट यहाँ होनी चाहिए, थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया तो उसको आप समझ तो सकते ही ना। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। कब क्या कहते हैं, मई 1949 को कॉमनवेल्थ में, है ना। तो ये भी फैक्ट है, इसको याद रखना। तो जो 15 महिलाएं थी मैं उनको एक बारी बात बता दे रहा हूँ कि भारतीय समाज में महिलाओं सदस्य विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, और सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला राय और बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी, बेलायुधन और एनी मसेकरीन थी, है ना। तो ये मतलब 15 महिलाओं आपको याद हो गया होगा बिल्कुल ढंग से, कोई दिक्कत तो है नहीं है इनके बारे में, है ना। तो यही चीजें थी। और मैं थोड़ा सा एक फैक्ट है, जो 15 महिलाओं में से थी बेगम एजाज रसूल, ये महिला मुस्लिम महिला थी, है ना। तो इनको भी आप ध्यान रखना, ये फैक्ट है, हालांकि इसको भी याद रखना, ऐसे फैक्ट पूछ सकते हैं, हो सकता है तो, है ना। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं डेट से। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, पहले राष्ट्रपति, और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ये उपाध्यक्ष वाला बिल्कुल याद रखना क्योंकि कोई उतना जानता भी नहीं, मतलब जानता है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो ये फैक्ट ज्यादा पूछता है। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, जो कि बहुत ही योग्य है ना, हालांकि सभी योग्य हैं, अपनी अपनी योग्यता सभी लोग रखते हैं, वो अलग विषय है। और क्या कहते हैं, संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये फैक्ट है। और प्रारूप पर बहस 114 दिन तक चली थी। कुल व्यय, है ना, तो 63,96,729 रुपए, ठीक बात। और कुल वाचन तो 3 वाचन किए गए थे। संविधान अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये फैक्ट है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। और कुछ बातें हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा था। मतलब वो शामिल नहीं होते, लेकिन उनको कहा गया था जब तुम्हारी मतलब जब आपको लगे तब आ जाना, है ना। उसके बाद में अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया था, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों जैसे लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल और आई और चुंदरीगर और अब्दुल रब नास्तार और गजनफर अली खां को कैबिनेट मिशन में शामिल किया गया था, है ना। ये चीजें आप ध्यान रखना इनको, ठीक बात। उसके बाद में क्या है कि अंतरिम मंत्रिमंडल बने थे 1946 की बात कर रहा हूँ, है। उसके बाद में 47 का भी आएगा, तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। 1946 का पहले एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए, 1946 का अंतरिम जब मंत्रिमंडल बना था तो उनमें से कौन कौन क्या थे, तो ये मंत्री हैं और इनका मंत्रालय क्या है, मतलब नाम दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जो बने सदस्य हैं, मंत्री यहाँ पे टाइप हो गया, सदस्य होना चाहिए। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको उपाध्यक्ष विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले संभाल रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे, है ना, थोड़ा में शिक्षा एवं कला भी संभाल रहे थे। और लियाकत अली जो थे ये वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्रालय संभाल रहे थे, क्योंकि 1946 की बात कर रहे हैं। जैसे ही 47 लगेगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, वो बाद में भी बता दूंगा। और असफ अली जो थे ये आपका क्या कह रहे थे कि ये रेल मंत्रालय संभाल रहे थे। जैसे अब्दुल रब नाश्तावर कहीं मिल जाएगा तो हो सकता है वो भी है, लेकिन तो जैसा कि इसमें जितना दिया गया है उतना ही बताएंगे, है ना। तो अब्दुल रब नाश्तावर डाक, वायु तथा रेलवे संचार कई बार मिल जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और डॉक्टर C.H. भाभा जो थे, डॉक्टर C.H. भाभा कार्य खनन एवं शक्ति देख रहे थे, ठीक है। और बलदेव सिंह थे ये रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। और
चुंदरीगर ये क्या संभाल रहे थे, वाणिज्य है ना, कॉमर्शियल। और गजनफर अली खां ये क्या संभाल रहे थे, ये डाक संचार तथा वायु, डाक संचार तथा वायु गजनफर अली खां रहते हैं ना। क्या है, गजनफर अली खां क्या संभाल रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय। अब्दुल रब नाश्तावर डाक संचार तथा वायु, और गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे। बाबू जगजीवन राम ये श्रम यानी लेबर मिनिस्ट्री देख रहे थे। ये तो हुई 1946। उसके बाद में मतलब जब सरकार का गठन हो गया तो 1947 में मतलब मंत्रालय और धारिता कौन थी, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। पहले एक बार इसको नोट कर दूं। रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के तहत, और उसके बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह से के आधार पर जम्मू कश्मीर को देसी रियासत के विलय हस्तांतरित पत्र पे, मतलब कि जैसे जो हैदराबाद थे, गोवा थे, वो नहीं छोड़ रहे थे, तो गोवा को पुलिस कार्रवाई से उनको अपने में मिला लिया गया। और जूनागढ़ था, उनको सभी को बुला के जनमत संग्रह कराया गया कि आप भारत में जो इसमें आप शामिल हो जाइए, जो नया संविधान का गठन हो गया है। और जो जम्मू कश्मीर की देसी रियासत थी उसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। तो ये भी चीजें थोड़ा सा आप जानते रहना चाहिए। अब ये 1947 का मंत्रिमंडल है ना, जो मंत्रालय था, मतलब जो किया गया था। तो पहला मतलब थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले तथा वैज्ञानिक शोध ये भी देख रहे थे, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देख रहे थे, हाँ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर जान मथाई ये रेलवे एवं परिवहन, और आर.के. षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्रालय, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री, है ना। यहाँ पे विधि मंत्रालय देख रहे थे ना, विधि का कानून इस तरीके से। बाबू जगजीवन राम ये श्रम यानी कि लेबर मिनिस्ट्री देख रहे थे, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय देख रहे थे। कुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्रालय देख रही थी। और C.H. भाभा जो वाणिज्य मंत्रालय देख रहे थे। रफी अहमद किदवई ये संचार, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय देख रहे थे। B.N. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है ना। तो मैंने मतलब क्या कहते हैं कि पूरा मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, जहाँ तक मेरा मानना है। और अगर कोई फैक्ट रह भी गया होगा तो भाई वैसा आपको खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि भाई नोट विदाउट किताब पढ़े तो काम होगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। जैसे 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, है ना। 30 सदस्य कांग्रेस के 30 सदस्य ऐसे थे जो कि कांग्रेस के दबाव में रहते, लेकिन हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से थे। जब जैसे ही मतलब वो था तो कांग्रेस को छोड़ दिए थे। ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। अब मैं सीधा आ गया हूँ कि भारतीय संविधान के स्रोत, है ना, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद, ज्यादातर तो इसको याद ही कर लीजिए। जो फैक्ट है स्क्रीनशॉट कर लेना, इसको बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि है ना मैंने भी एग्जाम दिया है, बहुत सारा हमको अनुभव है ना, कई बार फैक्ट भूल जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार रट लो। भारतीय संविधान का आंशिक भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भारत शासन अधिनियम 1935 को डिटेल में पढ़ा है, अगर आप पहली क्लास देखा हो तो समझ गए होंगे, है ना। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी लिए गए हैं ना, कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिसका विवरण इस प्रकार। देखिए मैं बताता हूँ, जब संविधान बन रहा था तो कई लोग जैसे बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि संविधान उधार खाता वही है ना, संविधान विदेश का है, ये है, और संविधान दूसरों की कापी है, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने एक ही बात कहा था कि किसी भी साहित्य से या किसी भी चीज से कोई अच्छी बात लेना वो साहित्यिक चोरी नहीं माना जाएगा, ऐसा कथन था। तो वो भी चीजें होती है भाई, कोई अच्छी चीजें ले ले तो उसको चोरी थोड़ी ना मान लिया। मैं आपका नकल कर रहा हूँ तो अच्छी चीजों को नकल कर रहा हूँ तो उसको चोरी नहीं मान सकते हो, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। अब मैं एक कथन के रूप में थी, अब मैं बात बता दे रहा हूँ कि कौन सा चीजें कहाँ से लिया गया। हालांकि बहुत सारी चीजें 1935 के अधिनियम से ही संविधान में एब्जॉर्ब की गई हैं, है ना, बहुत सारे एक्ट हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं बता देता। देखिए ये पूरा पेज है, आप ही स्क्रीनशॉट कर लेना, आपको दिक्कत तो है नहीं, मैं बता देता। यहाँ से कंट्री के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से, ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली यौन विधि शासन आदि ये सब ब्रिटेन से लिया गया है ना। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका से कहाँ लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया यानी मूल अधिकार। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना आदि जैसे तो वो भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मान लिया कोई भी चीजें होती हैं, जैसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय पर बैठे जो न्यायाधीश हैं उनको अगर हटाना हो तो भी मतलब एक प्रक्रिया है संविधान में, वो क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये चीजें लिखी गई है। राष्ट्रपति को हटाना हो तो इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया लगाकर हटा सकते हो। और कनाडा से लिया गया है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की शक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, ये लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ये कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से DPS भी लिया गया था यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, है ना, जो एकल संक्रमणीय मत होता है, वो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसका मेथड जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो 12 सदस्य नियुक्त करते हैं, जो कला, साहित्य और ये सब चीजें, तो ये आयरलैंड की प्रक्रिया
की देन है ना। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उद्देशिका की भाषा, ये उद्देशिका जो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और क्या कहते हैं, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि, ये जर्मनी से लिया गया। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन कर्तव्य रसिया से लिया गया है। तथा न्याय तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदेशों को, ये भी मतलब रूस, सोवियत संघ यानी कि रसिया, सोवियत संघ पहले हुआ करता था ना, तो रूस को ही मानो, है ना। ऑप्शन रूस देगा तो भी लगा सकते हो ना, लेकिन सोवियत संघ ये माना जाता है, ठीक बात। पहला वही नाम था उसका। और उसके बाद में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा द्वारा सदस्यों का निर्वाचन आदि, ये सब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। और फ्रांस से स्वतंत्रता और समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा, ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक बात। ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, पढ़ा दिया है, जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है आप समझ चुके होंगे। अगर कोई फैक्ट में कोई मिस प्रिंट हो गया होगा तो अलग की बातें हैं, जहाँ तक मैंने बहुत ही प्रूफ रीड करके बनाया है, ठीक है। आप इसको देखिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप देखते हो, शेयर करते हो तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता हूँ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।